हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब मंच इंग्लिश विद आरसी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आशा करता हूं कि आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और हम लोग इस समय मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आप लोगों को ये पता है। अब सेट नंबर 2 आज हम लोग इस क्लास में स्टडी करने वाले हैं। तो अपने साथ आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और अपना अनसॉल्व साथ में इंटरमीडिएट का अनसॉल्व आप अपने हाथ में ले लीजिए। देखिएगा, इस अनसॉल्व को अब मैं क्रम से करवा रहा हूं, तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप सभी क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। क्रमशः मैं कराने वाला हूं, तो आप लोग रेडी हो जाइए। आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी और आपको समझ में भी आएगा। मैं बहुत सरल और सटीक भाषा में इसको समझाने वाला हूँ, हल कराने वाला हूँ। आप लोग इसको हल कीजिए, श्योर है कि आपका नंबर अच्छा उठेगा। तो बने रहिएगा विश्वास के साथ। और देखिएगा, सेट नंबर 2 है 2025 का, ये 316 HW सेट नंबर 2। अब लोग मिला लीजिएगा। राजीव प्रकाशन का अंसाल मैं लिया हूँ, देख लीजिएगा। तो यहाँ पर सेक्शन ए आपका पेपर 4 पार्ट में बटा होता है, आप लोगों को पता है, ABCD। तो सेक्शन ए आपका रीडिंग सेक्शन होता है, जो कि एक अनसीन पैसेज होता है। इसको पढ़ना होता है। ये 15 नंबर का होता है। तो 15 नंबर में आप लोगों को क्वेश्चन करना रहता है 12 नंबर का, 3-3 नंबर का रहता है ये, जैसा कि मैं बोर्ड पर लिख दिया हूँ। और इसके बाद एक एक नंबर का आता है आपका। इसमें से पूछता है पैसेज से रिलेटेड क्या सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, और कोई फ्रेज दे करके उसका अर्थ पूछ लेता है, इसका मतलब क्या होता है। तो जैसा कि यहाँ पर आपका पैसेज जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये कह रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली। पढ़िए, रीड मीन्स पढ़िए द फॉलोइंग पैसेज, नीचे दिए गए पैसेज को, गद्यखंड को केयरफुल्ली सावधानी पूर्वक, नीचे दिए गए गद्यखंड को सावधानी पूर्वक पढ़िए। एंड आंसर द क्वेश्चंस, और प्रश्नों का उत्तर दीजिए दैट फॉलो, जो निम्नलिखित हैं। द इंडियन नेशनल आर्मी प्लान्स, ध्यान से सुनिएगा और अर्थ भी मैं बता रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। द इंडियन नेशनल आर्मी प्लान्स वेंट अवे, जो भारतीय राष्ट्रीय फौज की योजना थी वो समाप्त हो गई। विद द डिफीट ऑफ जापान, जापान के हारने के साथ, जब जापान हार गया तो भारतीय राष्ट्रीय फौज की योजना समाप्त हो गई, चली गई। सुभाष बोस वाज किल्ड, सुभाष बोस मार डाले गए या मर गए। इन ए प्लेन एक्सीडेंट, एक प्लेन के दुर्घटना में। व्हाइल ऑन हिज वे टू टोक्यो, जब वो टोक्यो जा रहे थे। इट इज ट्रू दैट, ये सत्य है कि दैट मैनी लीडर्स डिड नॉट लाइक, बहुत से लीडर लाइक नहीं करते थे, पसंद नहीं करते थे। द आइडिया ऑफ इंडिया विनिंग, भारत को जीतने के विचार से, मतलब ये आइडिया ऑफ इंडिया, भारत के इस विचार को बहुत से नेता पसंद नहीं करते थे कि वो जीत जाए। विनिंग फ्रीडम, स्वतंत्रता को जीत जाए, स्वतंत्रता प्राप्त कर ले। विद द असिस्टेंस ऑफ ए कंट्री, विद द असिस्टेंस मतलब होता है सहयोग से, ऑफ ए कंट्री एक देश के सहयोग से, लाइक जापान जैसे जापान, एंड हर फैसिस्ट एलीज, और उसके जो कट्टरवादी मित्र हैं, उसके जो बहुत कट्टर मित्र हैं, उनके सहयोग से इंडिया स्वतंत्रता प्राप्त कर ले, ये बहुत से नेता को रास नहीं आती थी, वो पसंद नहीं करते थे। बट ड्यूरिंग द क्लोजिंग ईयर्स ऑफ द वार, लेकिन ड्यूरिंग मतलब के दौरान, द क्लोजिंग ईयर्स ऑफ द वार, युद्ध के समाप्त होने के समय पर, सुभाष बोस एंड इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष बोस और भारतीय राष्ट्रीय फौज, सर्व्ड ने सेवा किया, टू होल्ड अप द ड्रॉपिंग स्पिरिट्स, टू होल्ड अप बनाए रखने का, द ड्रॉपिंग स्पिरिट्स ऑफ द नेशनलिस्ट इंडियंस एट होम, मतलब जो राष्ट्रीय भारतीय एट होम मतलब अपने घर में, गृह में राष्ट्रीय भारतीय के आत्मा पर, हु वेयर फीलिंग हेल्पलेस एंड फ्रस्ट्रेटेड, जो मतलब घर में भारतीय राष्ट्रीय नेता थे और
जो हु वेयर फीलिंग हेल्पलेस एंड फ्रस्ट्रेटेड, जो कि असहाय और फ्रस्ट्रेटेड मतलब उलझे हुए महसूस करते थे। दे सेट दे मतलब वे कौन, सुभाष बोस और इंडियन नेशनल आर्मी, जो भारतीय राष्ट्रीय फौज थी, ये लोग क्या किए, सेट किए बिफोर ऑल सेक्शंस ऑफ द इंडियन पीपुल, सभी वर्गों में ऑफ इंडियन पीपुल, भारतीय लोगों के सभी वर्गों में, सभी धर्मों में सेट किए क्या, इंक्लूडिंग दो सर्विंग, उन सर्विस को सर्विंग उन सेवाओं को इंक्लूड करते हुए इन द आर्मी, आर्मी माने फौज में। एन एग्जाम्पल ऑफ करेज, एक उदाहरण दिया ऑफ करेज, करेज मीन साहस का, एंड पैट्रियोटिज्म और देशभक्ति का उदाहरण देते हुए, which was both decision to prosecute, which was both inspiring, which was both inspiring and ennobling, इंस्पायरिंग जो प्रेरणा देती है, एंड इनोबलिंग मतलब उनको ऊंचा उठाती है। देयरफॉर अतः व्हेन द गवर्नमेंट अनाउंस्ड, जब सरकार ने घोषणा किया कि व्हिच देयर डिसीजन, जब सरकार ने अपने निर्णय को ये घोषित किया, टू प्रोसिक्यूट मुकदमा चलाने का, सरकार ने मुकदमा चलाने का घोषणा कर दिया कि इन पर मुकदमा कर दिया जाए। कौन सरकार, जो अंग्रेजी शासन यहाँ पर थी भारत में। सम ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी ऑफिसर्स, कुछ भारतीय राष्ट्रीय फौज के अधिकारियों पर मुकदमा कर दिया जाए, और फॉर ट्रीजन, देशद्रोह का मुकदमा कर दिया जाए, ये सरकार ने घोषणा कर दिया। बिकॉज, क्योंकि दे हैड ब्रोकन देयर ओथ, क्योंकि वे अपने शपथ को तोड़ दिए हैं, ऑफ लॉयल्टी, ईमानदारी का, क्योंकि वे अपनी ईमानदारी के शपथ को तोड़ दिए हैं, टू द ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश सरकार के अधीन में। देयर वाज ए वेव ऑफ नेशनलिस्ट प्रोटेस्ट, राष्ट्रीय विरोध का एक लहर सा दौड़ गया, मतलब राष्ट्र में एक विरोध का लहर उठ गया। देयर वेर मैसिव डिमॉन्स्ट्रेशंस, बहुत बड़ी मात्रा में डिमॉन्स्ट्रेशन, ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में बड़ी क्या हो गई, डिमॉन्स्ट्रेशन हो गया पूरे देश में। देयर वेयर प्रेसिडेंट्स डिमांड्स, प्रेसिस्टेंट मीन्स लगातार डिमांड आते गए, दैट की ऑफिसर्स शुड बी रिलीज्ड, जो ऑफिसर्स थे जिन पर मुकदमा किया गया, इनको पकड़ा गया, हिरासत में लिया गया, ये मांग किया गया कि उनको मुक्त कर दिया जाए। बात समझ में आ गई। अब देखिएगा इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मैं लिख रखा हूँ, थोड़ा टाइम तो जरूर लगा होगा, लेकिन आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा तो आपको समझ में भी आएगा। देखिएगा क्वेश्चन है आपका कि व्हाट वाज द रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या हुआ, ऑफ द डिफीट ऑफ जापान, जापान के हारने का, जापान के हारने का रिजल्ट क्या हुआ। तो इसका आंसर आपको है कि जब जापान हार गया तो क्या हुआ, जापान हार गई तो क्या हुआ। पहली लाइन में आप देखिएगा, अपने अनुसार में मिलाइएगा, द इंडियन नेशनल आर्मी प्लान्स वेंट अवे, उनकी प्लान फेल हो गई। कब, विद द डिफीट ऑफ जापान, जापान के हारने पर उनकी प्लान तो फेल हो गया। और क्या हुआ, सुभाष बोस वाज किल्ड इन ए प्लेन एक्सीडेंट व्हाइल ऑन हिज वे टू टोक्यो। यहीं से लेकर इसका पूरा आंसर है, दे ले जाएंगे आप, 3 नंबर पक्का है ना। चलिए दूसरा देखिएगा, व्हाट आइडिया डिड मैनी पीपुल नॉट लाइक, व्हाट आइडिया, देखिए व्हाट आइडिया कौन सा विचार, डिड मैनी पीपुल बहुत से लोग, नॉट लाइक पसंद नहीं करते थे, कौन सा विचार बहुत से लोग पसंद नहीं करते थे। अपने इसमें मिलाइएगा अंसाल में, कौन सा आइडिया, ये इंडिया विनिंग फ्रीडम विद द असिस्टेंस ऑफ कंट्री, मतलब बहुत से लोग ये नहीं पसंद करते थे कि भारत के सहयोगी देश जैसे जापान और अन्य कट्टर मित्र जो थे उसके, ये पसंद नहीं करते थे, क्यों, वे लोग भारत का सपोर्ट कर रहे हैं कि भारत स्वतंत्र हो जाए। कहाँ से है इसका अर्थ, इसका अर्थ यहीं से है, मैनी पीपुल से लिखना चाहते हो तो यहीं से लिख सकते हो, मैनी पीपुल डिड नॉट लाइक, या आपके इसमें दिया है, आप यहां से लिखिएगा तीसरी लाइन से, मैनी लीडर्स डिड नॉट लाइक द आइडिया से लेकर के
फैसिस्ट एलीज तक आप लिखिएगा, ये इसका पूरा आंसर हो जाएगा दूसरे का। समझ में आ गया ना? चलिए आगे देखिए, सी वाला देखिएगा, हु सेट। हु सेट किसने स्थापित किया? एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल किसने स्थापित किया? ऑफ करेज एंड पैट्रियोटिज्म, साहस और देशभक्ति का उदाहरण किसने सेट किया? सुभाष चंद्र बोस और मैनी इंडियन कांग्रेस आर्मी, सुभाष चंद्र बोस एंड द इंडियन नेशनल आर्मी ने सेट किया। तो हु की जगह पे आपको क्या लिखना है? सुभाष बोस एंड द इंडियन नेशनल आर्मी, इसी को आपको लिखना है, पूरा जवाब हो जाएगा। यहां से लेकर के अगर लिखना चाहते हो तो आपके पैराग्राफ में इसमें दिया है 2, 2, 4, 5वीं लाइन में, सुभाष बोस एंड द इंडियन नेशनल आर्मी सर्व टू होल्ड अप द ड्रॉपिंग से लेकर के फ्रस्ट्रेटेड तक आपको लिखना पड़ेगा। एक मिनट, अच्छा एग्जाम्पल कह रहा देने के लिए ना, तो यहाँ से मिलेगा, ऊपर से आप जहाँ से पढ़े हैं अभी, सुभाष बोस एंड द इंडियन नेशनल आर्मी, ये लिखिएगा। यहाँ से लिखने के बाद आप आइएगा सीधा कहाँ पर, ये आप जहाँ पर लिखा है दे सेट बिफोर ऑल सेक्शंस, जहाँ दे लिखा है वहीं पर आपको क्या लिख देना है? सुभाष बोस एंड द इंडियन नेशनल आर्मी लिख देना है। बाकी दे से लेकर के आपको लिखना कहाँ तक है? इननोबलिंग तक, इंस्पायरिंग एंड इननोबलिंग तक आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। समझ गए ना? चलिए आगे देखिए, किसी कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं इसको हल करके लिख नहीं रहा हूँ, आपको हल बता रहा हूँ कहाँ से कहाँ तक इसका जवाब है। आगे देखिएगा, आपका फोर्थ है, हाउ कैन यू प्रूव, आप कैसे सिद्ध कर सकते हो? देखो यहाँ पर, हाउ कैन यू प्रूव, आप कैसे सिद्ध कर सकते हो दैट कि देयर वाज ए वेव, एक लहर थी, नेशनलिस्ट प्रोटेस्ट, राष्ट्रवादियों का विरोध, राष्ट्रवादी विरोध का। आप कैसे सिद्ध कर सकते हो कि राष्ट्रवादी विरोध का एक लहर था? ये आपको आंसर में मिलेगा, इसमें कहां पर? ये आपको मिलेगा ये नीचे से, आप देखिएगा नीचे से 1, 2, 3, क्या कह रहा है? कैसे आप सिद्ध कर सकते हो ना, तो कैसे आप सिद्ध कर सकते हो? आप लिखना कहाँ से शुरू करोगे? आप लिखना शुरू करोगे व्हेन द गवर्नमेंट से, देयरफॉर, पैराग्राफ में आपके है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं लाइन में, नीचे से 5वीं लाइन में देयरफॉर, देयरफॉर व्हेन द गवर्नमेंट अनाउंस्ड से मिला, यहीं से आपको इसका जवाब देना है। व्हेन द गवर्नमेंट अनाउंस्ड देयर डिसीजन टू प्रोसिक्यूट से लेकर के नेशनलिस्ट प्रोटेस्ट तक आपको इसका जवाब देना है। हो जाएगा? चलिए आगे देखते हैं। अब ई, क्वेश्चन नंबर ई में 3 पार्ट दिया हुआ है, एक एक नंबर का। इसमें पूछ क्या रहा है? कह रहा है व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स म्यूटिनी, कह रहा है व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स म्यूटिनी, व्हिच वर्ड, कौन सा शब्द इन द पैसेज, जो पैसेज दिया गया है उसमें कौन सा शब्द का मतलब अर्थ होता है म्यूटिनी? म्यूटिनी मीन्स होता है गदर, बलवा, क्या कहते हैं इसको, हाँ गदर या बलवा या द्रोह, द्रोह। तो उसका सेम मीनिंग आपका हो जाएगा ट्रीजन, एक वर्ड दिया है ट्रीजन, नीचे से 1, 2, 3, चौथी लाइन में ऊपर देखिएगा, नीचे से चौथी लाइन में ऊपर एकदम किनारे देखिएगा, ट्रीजन वर्ड दिया हुआ है। ट्रीजन मीन्स होता है द्रोह, देशद्रोह या द्रोह, मतलब बलवा जिसको कहते हैं, एक प्रकार से गदर कह लीजिए, म्यूटिनी मीन्स गदर, तो उसका सेम मीनिंग हो जाएगा। हो जाएगा ना? यहाँ पर देखो म्यूटिनी, म्यूटिनी का मतलब होता है गदर या बलवा, इसका सेम मीनिंग क्या हो जाएगा? ट्रीजन, TREASON, ये आपके पैराग्राफ में दिया हुआ है। आंसर कैसे लिखोगे आप लोगों को बता दिया गया है, मैं पहले ही वीडियो में बता दिया हूं, अगर आप नहीं देखे हो उसको तो जरूर देखिएगा। समझ रहे हैं ना? चलिए देखते हैं। अब ये समझ गए ना कैसे लिखेंगे? आंसर नंबर ई, आंसर नंबर ई का पहला क्या लिखोगे आप? पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना आपको, आंसर नंबर ई का पहला
डाल लेंगे और लिखेंगे म्यूटनी, म्यूटनी के सामने ट्रीजन लिख देंगे। समझ गए? और नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, घबराइएगा नहीं, केवल आप पेपर अभी सॉल्व करिए। मैं लिखने का तरीका भी आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन जब आपका परीक्षा 2-4 दिन 5 दिन बाकी रहेगा, 1 हफ्ता पहले मैं बता दूंगा। तो आप लोग बने रहिए केवल मेरे साथ। आइए देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हिच वर्ड, कौन सा शब्द इन द पैसेज, जो पैसेज में है, कौन सा शब्द इज है अपोजिट, कौन सा शब्द उसका उल्टा है ऑफ एक्विट। एक्विट शब्द, एक्विट का जो शब्द है इसका कह रहा है उल्टा क्या होगा। एक्विट, एक्विट शब्द का उल्टा। अच्छा, एक्विट का मतलब होता है, मीनिंग लिख लीजिए। एक्विट का मतलब होता है बरी करना, मुक्त करना, जिसको कहते हैं मुक्त करना। मुक्त करना माने छोड़ देना, इस पर कोई बंधन ना हो। तो इसका उल्टा लिखना है, इसका मतलब मुक्त ना हो जो। प्रोसिक्यूटेड, इसमें वो एक वर्ड दिया है प्रोसिक्यूटेड, ये कहाँ पर है, नीचे से 1 2 3 4, यहाँ पर किनारे में प्रोसिक्यूटेड चौथी लाइन में दिया है प्रोसिक्यूटेड। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्विट का अपोजिट क्या हो जाएगा, प्रोसिक्यूटेड, PROSE, CUTED, प्रोसिक्यूटेड। प्रोसिक्यूट दिया है, क्यूटेड नहीं है। प्रोसिक्यूट मीन्स होता है मुकदमा चलाना, मुकदमा, मुकदमा, समझ गए? इसका ये अपोजिट हो जाएगा। अगला आपका है, पैसेज से रिलेटेड पूछ रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग, इसका अर्थ क्या होता है द फ्रेज। एक वाक्यांश दिया है, क्या दिया है, फीलिंग हेल्पलेस एंड फ्रस्ट्रेटेड। हेल्पलेस, निसहाय और उलझा हुआ महसूस करना का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है मतलब क्या कहते हैं इसको, फीलिंग हेल्पलेस, जिसका कोई सहारा ना हो, निसहाय हो और उलझा हुआ सा हो, उसको कहते हैं फीलिंग पावरलेस, फीलिंग पावरलेस। तो इसका फीलिंग हेल्पलेस का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा फीलिंग पावरलेस, माने शक्तिहीन, इसको कह लीजिए पावरलेस, POWERLESS, जिसका कोई सपोर्ट करने वाला ना हो, उसको कहते हैं फीलिंग पावरलेस। तो आशा करता हूँ कि आपको पैसेज बढ़िया से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग सेक्शन बी में, राइटिंग सेक्शन, इसको नोट कर लीजिए, मैं आगे देखता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपका सेक्शन बी है, राइटिंग सेक्शन। सेक्शन बी है आपका राइटिंग सेक्शन। अब राइटिंग सेक्शन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। क्या दिया है कि राइट एन आर्टिकल, एक लेख लिखिए, ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में किसी एक टॉपिक, किसी एक बिंदु पर आपको आर्टिकल लिखना है, और वो भी इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स, 100 से 150 शब्दों के बीच में आपको लिखना है। ये 10 नंबर का आपका क्वेश्चन है। और इसमें पूछ रहा है, 3 पार्ट दिया है, तीनों में से जो आपको आए, जो आपको आसान लगे, उसी पे आप लेख लिख सकते हो। जैसा कि पहला है मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। रिक्रिएशन मीन्स होता है मनोरंजन। मीन्स का मतलब होता है क्या कहते हैं, मीन्स ऑफ रिक्रिएशन इन द मॉडर्न टाइम। मीन्स मतलब क्या होता है, साधन। मीन्स का मतलब साधन। तो मॉडर्न मीन्स आधुनिक समय में, आधुनिक समय में मनोरंजन के साधन। मनोरंजन के साधन क्या है, इस पे आपको लेख लिखना है। आप इसको लिखिएगा, तैयार कीजिए खुद, क्योंकि ये मैं सब पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगा। और ऑप्शन बी में दिया है, इज इंडिया एन इमर्जिंग सुपर पावर। इज, क्या भारत एक क्या भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है, सुपर पावर। क्या भारत एक उभरती हुई
मतलब देखो इमर्जिंग, इमर्जिंग मीन्स उभरना। क्या भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है, इसके बारे में आपको लेख लिखना है। या अगर आपको ये नहीं आता है, सबसे आसान दिया है आपको सी में, वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण। कंजर्वेशन मीन्स होता है संरक्षण या बचत, जल बचत या जल संरक्षण। तीनों में से जो आपको आसान लगेगा उस पर आप प्रयास कीजिएगा लिखने का। 100 से 150 वर्ड में लिखना है। आप विदाउट हेजिटेशन कुछ भी लिखिएगा, लेकिन टॉपिक आपको इसी पे लिखना है। आप अपने हिसाब से लैंग्वेज को बना के लिखिएगा, सरल भाषा में सरल सेंटेंस सोचिए और पूरा उसके बारे में आपको डिटेल में लिखना है। समझ गए? तो आप लोग अपने मन से करिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन थर्ड? सपोज, मान लीजिए, यू आर अमित, कि आप अमित हो, एंड व्हाइल प्लेइंग, और खेलते दौरान, खेलते वक्त, यू यूज्ड एब्यूजिव टर्म्स, आपने अपशब्द यूज किया, टू योर फ्रेंड, अपने मित्र विकास, अपने मित्र विकास को आपने अपशब्द कहा है। तो कह रहा है कि नीचे नाउ राइट लेटर, अब एक पत्र लिखिए, टू लेटर ऑफ अपोलोगाजी, अपोलोगाजी मतलब क्षमा, क्षमा याचना का, क्षमा याचना का एक पत्र लिखिए, टू हिम, उसको, एश्योरिंग, उसको विश्वास दिलाते हुए, दैट कि यू विल नेवर डू इट अगेन, कि आप ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं लिख ले जाऊंगा बना के मैटर, तो आप उसके बारे में लेटर लिखिए, या मैं आपका बोर्ड पर एक एप्लीकेशन लिख दिया हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अथवा करके दे रहा है, ये 10 नंबर का आपका आर्टिकल आएगा और 10 नंबर का एक लेटर या एप्लीकेशन आएगा। तो लेटर और एप्लीकेशन दोनों आता है, जो आपको आसान लगेगा वो लिखिएगा, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं, क्योंकि अथवा करके आता है। तो एप्लीकेशन क्या कह रहा है कि राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखिए, टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को, रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे निवेदन करते हुए, टू प्रोवाइड, कि आपको उपलब्ध कराएं, प्रदान कराएं, यू, आपको लाइब्रेरी, एक पुस्तकालय उपलब्ध करा दें, फैसिलिटी, पुस्तकालय की सुविधा का उपलब्ध कराएं, एज इट इज नॉट प्रॉपरली मैनेज्ड, जैसा कि इसकी उचित रूप से प्रबंध नहीं किया जा रहा है, उचित रूप से इसका प्रबंध नहीं किया गया विद्यालय में, तो उसकी एक व्यवस्था कराएं, सुविधा दें। अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है। अब देखिए यहाँ पर मैं लिख रखा हूँ, और क्वेश्चन तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी लिख दिया था, राइट एन एप्लीकेशन। आप लोग समझ गए होंगे इसको, अपने अंसाल में देखकर आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, अपने अंसाल में आप देखिएगा, ध्यान से मिलाइएगा उसको। तो क्या लिखना है, आप शुरू शुरू में आप कोने पर क्या लिखते हो, टू, तो टू लिख दो, कामा लगा दीजिए। इसके बाद लाइन छोड़कर उसी के नीचे देखो, पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है, मॉडर्न एग्जाम में जो थोड़ा सा चेंजिंग आई है, ये पहले होता था कि टू यहाँ लिखिए और टू से थोड़ा हट के यहाँ पर प्रिंसिपल लिखा जाता था, लेकिन अब पैटर्न चेंज हुआ है, सब सीध में ही लिखा जाता है। देखो, टू की सीध में लाइन छोड़कर, 2 लाइन छोड़ दीजिएगा, 2 लाइन छोड़कर यहाँ पर थोड़ा स्पेस में कम दिया हूँ, लेकिन आप लोग जब बोर्ड की कॉपी में लिखिएगा तो थोड़ा स्पेस दीजिएगा। द प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल का पहला अक्षर कैपिटल लिखिएगा, पी। इसके बाद अपने स्कूल का नाम, जो भी आपके स्कूल का नाम होगा, स्कूल का नाम यहाँ लिखिएगा। मैं यहाँ स्कूल नेम लिख दिया हूँ, इसको मत उतारिएगा, स्कूल का अपने नाम लिखिएगा यहाँ पर। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, स्कूल का नाम आपका यहाँ से यहाँ तक आ जाना चाहिए, बहुत बड़े लेंदी में नहीं ले जाना आपको। स्कूल का नाम शॉर्टकट में लिखिएगा, शॉर्टकट में स्कूल का नाम लिखिएगा, जहाँ जगह है जगह का नाम लिख के डिस्ट्रिक्ट नीचे दिखा दीजिए। डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला, किस जिले में है, मान लो बस्ती में है, अयोध्या में, फैजाबाद, लखनऊ, कुछ भी हो, तो यहाँ आप डिस्ट्रिक्ट दिखा देना। फिर लाइन छोड़ के लिखिएगा सब्जेक्ट, मैटर क्या है आपका, किस विषय पे आप लिखना चाह रहे हो एप्लीकेशन। सब्जेक्ट में लिखाओगे टू प्रोवाइड ए लाइब्रेरी फैसिलिटी, प्रोवाइड, प्रदान, प्रदान करना, लाइब्रेरी फैसिलिटी, लाइब्रेरी की सुविधा प्रदान कराना, कहाँ पर, इन कॉलेज, इन कॉलेज, यहाँ मैं बढ़ा दे रहा हूँ थोड़ा सा, इन द कॉलेज, इन द कॉलेज। समझ गए? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में। चलिए देखता हूँ आपकी वीडियो कैसी दिख रही है, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ इसको। चलो यहाँ तक तो समझ गए, और थोड़ा ऊपर उठा देता हूँ, नीचे पूरा दिखे जिससे बोर्ड पर।
क्योंकि कैमरा मैं और छोटा तो कर नहीं सकता। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मेन टॉपिक तो ये है आपको। अब देखिएगा यहाँ से क्या है। अब सब्जेक्ट लिखने के बाद आप क्या करोगे, नीचे लाइन छोड़कर एक लाइन दो लाइन छोड़ के फिर लिखोगे सर या मैडम। क्या लिखोगे, यहाँ पर सर लिखोगे, आप लगा के मैडम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से कोई एक लिखिएगा। फिर लाइन छोड़कर मोस्ट रेस्पेक्टफुल्ली लिख के कामा का प्रयोग करोगे। मोस्ट रेस्पेक्टफुल्ली आई बेग टू सी यू, इसका पूरे का मतलब क्या होता है, यहाँ तक सविनय निवेदन है कि आपसे विनम्र निवेदन है, आपसे बहुत रिक्वेस्ट के साथ मेरी निवेदन है कि, दैट मीन्स कि आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक छात्र हूँ ऑफ योर कॉलेज, आपके कॉलेज का, आपके विद्यालय का मैं एक छात्र हूँ और छात्रा हूँ। आई स्टडी, मैं अध्ययन करता हूँ या करती हूँ इन क्लास 12th, क्लास 12th में मैं स्टडी करती हूँ या करता हूँ। आई एम ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, मैं एक बुद्धिमान मेधावी छात्र हूँ या छात्रा हूँ। आई एम ऑल्सो द क्लास मॉनिटर, मैं क्लास मॉनिटर भी हूँ, कक्षा नायक भी हूँ। माई फादर इज ए लो पेड वर्कर, मेरे पिताजी एक निचली भुगतान करने वाले कार्यकर्ता हैं, मतलब कम भुगतान वाले कार्यकर्ता हैं। सो इसलिए अतः आई, आई एम अनेबल, मैं असमर्थ हूँ, अयोग्य हूँ, टू बाई सम इम्पोर्टेंट बुक्स, टू बाई खरीदने में, सम इम्पोर्टेंट बुक्स, कुछ महत्वपूर्ण किताबों को खरीदने में मैं असमर्थ हूँ। which I need necessarily, which means जिसे I need मुझे आवश्यकता है, necessarily means अनिवार्य रूप से, आवश्यक रूप से, जो मुझे आवश्यक रूप से आवश्यकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए देखिए आगे। देयर, देखो यहाँ छूट गया थोड़ा सा, देयर फोर होना चाहिए, ये सही कर लीजिए आप लोग ये। और लाइन छोड़कर जैसे मैं यहाँ लिखा था ऐसे ही लिखना है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ इसको, देयर फोर पूरा होना चाहिए, यहाँ से नहीं लिखना आपको, जहां मैं लिखा था यहीं पर, देयर फोर मीन्स होता है अतः, इसलिए अतः भी होता है, यहाँ पर अतः में अर्थ निकालेंगे। अतः आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, टू ग्रांट, प्रदान करें, स्वीकृत दें, ए स्पेशल लाइब्रेरी, एक विशेष लाइब्रेरी फैसिलिटी, सुविधा की, एक विशेष लाइब्रेरी पुस्तकालय सुविधा का प्रदान कराएं। कहाँ पर, इन द कॉलेज, कॉलेज में एक विशेष लाइब्रेरी फैसिलिटी उपलब्ध कराएं। आई होप, मैं ऐसा करता हूँ कि यू विल प्रोवाइड, आप प्रदान करेंगे, उपलब्ध कराएंगे, इट, इसे वेरी सून, बहुत जल्द, मुझे आशा है कि इसको आप बहुत जल्द ही उपलब्ध करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। नीचे आप थोड़ा सा लिखेंगे, आई हाईली ओब्लाइज टू यू, मैं आपका बहुत आभार रहूंगा, मैं आपका बहुत ऋणी रहूंगा या रहूंगी। नीचे आप यहाँ कोने लाइन छोड़कर नीचे दाहिने साइड में क्या लिखोगे, योर्स ओबीडियंटली, नाम लिखा जाता है XYZ, पेपर में XYZ लिखा जाता है, लेकिन रियल में लिखोगे तो नेम लिखोगे, क्लास का नाम लिखिएगा। फिर यहाँ नीचे डेट डालिएगा, जिस भी डेट को आप लिख रहे हो डेट वही डाल दो, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी डेट डाल सकते हो। नीचे फिर लिखिएगा, यहाँ डेट के बाद यहाँ नीचे लिखिएगा थैंकिंग यू, क्या लिखेंगे, थैंकिंग यू। तो आशा करता हूँ कि आपको ये एस्से और लेटर राइटिंग या एप्लीकेशन राइटिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को अभी तक आप लोग अगर शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, थोड़ा आप सपोर्ट कर दीजिए, इतना आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, बारीकी से बता रहा हूँ, शायद यूट्यूब पे कोई ऐसा बताया होगा अंसाल में, मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूँ इस तरह अंसाल में कोई सॉल्व नहीं कराया होगा। तो अगर आपको थोड़ा सा मेरे ऊपर इस मेहनत का कुछ असर दिखता हो तो इस चैनल को आप थोड़ा और प्रमोट कराइए, तो मुझे अति खुशी होगी। आप लोगों के लिए मैं ये जो वीडियो उपलब्ध करा रहा हूँ, बहुत मेहनत के साथ करा रहा हूँ, जी जान लगा दिया हूँ, तो आप मेरे लिए थोड़ा सा नहीं कर सकते क्या? आपका इसमें कोई चार्ज नहीं लगने वाला है, केवल शेयर कर देना अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स को थोड़ा सा मोटिवेट करना है कि एक चैनल है इंग्लिश विथ RC वर्मा करके, उसको आप थोड़ा सपोर्ट कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, जो भी करना हो। चलिए खैर बात नहीं करेंगे, अब आगे चलते हैं हम और सॉल्व करेंगे। अब हम लोग ग्रामर सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और
थोड़ा आप लोगों से हम थोड़ा सा विराम चाहते हैं, धैर्य रखिएगा। तो आइए आगे देखते हैं हम लोग अब ग्रामर से सेक्शन जो आपका सी है, सेक्शन सी ग्रामर में। अब यहाँ से स्टार्ट क्या होता है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज मीन्स चुनना है, द करेक्ट ऑप्शन आपको सही ऑप्शन चुनना है, टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। ये आपको 5x2 करके लिखा होगा, उसमें 5x2 मतलब 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन है, मतलब 5 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर का है, ये 10 नंबर का आएगा। ग्रामर सेक्शन से आपका 10 नंबर रहेगा, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है आंसर देने के लिए। तो पहला है आपका ए, चौथे में ए वाला दिया है, एन इम्प्रेशन, एक छाप, एक प्रभाव या छाप, which मीन्स जो कैन नॉट बी रिमूव्ड, जिसे हटाया नहीं जा सकता, इज कॉल्ड कहा जाता है। एक ऐसा छाप जिसको हटाया नहीं जा सकता है उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है। अब मैं ऑप्शन का आपको बता रहा हूँ, हिंदी भी देखते रहिएगा। अश्रव्य इसका मतलब होता है, अश्राव्य मतलब जो सुनाई ना दे, जो ना सुनाई देने वाला हो, उसको कहते हैं अश्राव्य। और दूसरा आपका है इरिटेबल। इरिटेबल मीन्स क्या होता है, चिड़चिड़ा, इसका मतलब होता है चिड़चिड़ा, जो थोड़ा चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं उनको कहते हैं इरिटेबल। और अनसुइटेबल मीन्स अनुपयुक्त, अनुपयुक्त इसका मतलब ये होता है। और इनडेलिबल मीन्स होता है अमिट, अमिट मतलब जो मिटे ना, जो मिटे ना, यही इसका आंसर हो जाएगा आपका, जो मिटे ना। क्या कह रहा है, एक छाप जिसे मिटाया ना जा सके, जिसे हटाया ना जा सके, अर्थात ना मिटे, उसको कहते हैं इनडेलिबल, इनडेलिबल उसको बोलते हैं। याद हो गया। आगे देखिए, आपका बी सेक्शन कह रहा है, बी पार्ट कह रहा है, चौथे का बी कह रहा है द फ्रेज, एक वाक्यांश दिया है, एट ये स्नेल्स पेस, एट ये स्नेल्स पेस, हाँ ठीक है। एट मीन्स उससे आप अलग अलग अर्थ निकालोगे तो अलग अलग अर्थ निकलेगा, लेकिन इसका मतलब होता है धीरे धीरे चलना, बहुत धीरे धीरे चलना, मतलब धीमी गति इसको कहते हैं। एट मीन्स पर होता है, स्नेल मीन्स होता है घोंघा, स्नेल मीन्स घोंघा, इसमें स्नेल्स पेस मीन्स होता है गति, पेस मीन्स गति, तो घोंघे की गति। घोंघा और कछुआ कैसे चलता है, बहुत धीमे धीमे चलता है, उसी से अर्थ लिया है एट ये स्नेल्स पेस, मतलब बहुत धीमी गति होना का मतलब क्या होता है। इस फ्रेज का मतलब भी बहुत धीमी गति का मतलब आपको पता होगा, वेरी इंटेलिजेंट बहुत बुद्धिमान, ये तो होगा नहीं। वेरी अलर्ट बहुत सावधान, बहुत सावधान, वेरी अलर्ट का मतलब क्या, बहुत सतर्क जो हो, बहुत अलर्ट हो, सावधान हो, ये तो होगा नहीं। अब वेरी स्लोली बहुत धीरे धीरे, यही ऑप्शन आपका सही है, बहुत धीरे धीरे। वेरी फास्ट बहुत तेज तो होगा नहीं, समझ गए। तो आपको आंसर कैसे लिखना है, आंसर नंबर बी का सी सही है, आंसर नंबर बी का सी। क्या लिखेंगे, एट ए स्नेल स्पीड में वेरी स्लोली, आंसर नंबर 4 का भी वेरी स्लोली आप आंसर लिखोगे। अगला देखिए, सी पार्ट द सिनोनिम, सिनोनिम मीन्स होता है पर्यायवाची, सेम वर्ड फॉर क्वीर, क्वीर मीन्स होता है विचित्र, क्या होता है, क्वीर मीन्स होता है विचित्र, जिसको कहते हैं अजीब, इसको कहते हैं क्वीर, क्वीर। सिंसियर, सिंसियर मीन्स होता है गंभीर, या ईमानदार भी होता है, ईमानदार उसको बोलते हैं सिंसियर को, सिंसियर मीन्स ईमानदार, सिंसियर मीन्स ईमानदार लिख लो अगर आपको लिखना है, ईमानदार, सिंसियर मतलब ईमानदार। अब पिकुलियर मीन्स होता है विचित्र, क्या होता है, विचित्र, यही इसका सेम मीनिंग हो जाएगा, यही इसका सेम मीनिंग हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और सी क्या है, आर्बिट्रेटर, इसको कहते हैं पंच या जज, पंच या जज, या इसको कहते हैं मध्यस्थता करने वाला, जो बिचौलिया होता है, बचाने वाला, जो निर्णायक होता है, उसी को कहते हैं आर्बिट्रेटर। और सेवियर,
आप आर्बिट्रेटर के बाद एक वर्ड क्या दिया है, सेवियर ही है ना। हाँ सेवियर। सेवियर का मतलब क्या होता है, जो सख्त हो और कठोर हो, या उसको कहते हैं गंभीर। यहाँ पर है गंभीर भी कह सकते हो, तो इसका कोई मतलब है नहीं, ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये सब सही नहीं है आपका। सही क्या है, पिकुलियर, विचित्र, ये सही है। आगे है शीला स्पोक, शीला बोली विथ हर फादर, अपने पिता के साथ। कैसे बोली, सीधा अपने पिता से बोली। किससे बोली, अपने पिता से। जब कोई चीज आमने सामने चीज होती है तो हम वहां पर टू लगाते हैं, यहाँ पर विथ नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। सीता स्पोक टू हर फादर, यहाँ विथ नहीं होना चाहिए। टू गो टू हर कॉलेज, अपने कॉलेज जाने के लिए अपने पिता से कही। क्या कही, यही जो कही वो भी। अब क्या कह रहा, व्हिच वर्ड, कौन सा शब्द इन द सेंटेंस इज रॉन्ग, एरर, कौन सा शब्द इस सेंटेंस में एरर है, तो यही विथ एरर है। ऑप्शन नंबर ए आप लगाओगे। यहाँ पर होना क्या चाहिए, टू होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विथ की जगह पे टू होना चाहिए। बाकी सब ऑप्शन आपके गलत हैं, मतलब वाक्य में गलती कहाँ है, यही विथ की जगह पे टू होना चाहिए था, यही एरर है। तो आप ऑप्शन क्या लगाओगे, आंसर नंबर 4 का डी, ए, विथ, गलत है। अब ई नंबर देखो, एंटोनिम पूछ रहा है बिलोंग। एंटोनिम मतलब बिलोंग, इसका बिलोंग, किसका बिलोंग, फॉर एसेंट। एसेंट का मतलब, ये जो बिलोंग कह रहा है, एसेंट का मतलब क्या होता है, सहमति। क्या होता है, सहमति। ये सहमति का उल्टा क्या होगा, यही आपको बताना है। तो डिस्टेंस मीन्स होता है दूरी, और देखो आपका ऑप्शन क्या है, डिस्टेंस है, एसेंट है, कॉन्सेंट है, और डिसेंट है। ठीक, अच्छा इसका उल्टा पूछ रहा है, सहमति। तो असेंट, असेंट का मतलब क्या होता है जी, असेंट का मतलब डिस्टेंस दूरी, असेंट लिख लो मीनिंग, डिस्टेंस में दूरी। असेंट का मतलब होता है उच्चारण आपका, क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन जिसको कहते हैं, उच्चारण। और कॉन्सेंट मीन्स होता है अनुमति या सहमति। एक मिनट, हाँ ठीक, अनुमति या सहमति। तो इसका सेम मीनिंग तो लिखना नहीं है ना, यही हो जाता। हमको लिखना क्या है, उल्टा। इसका मतलब होता है अस्वीकृति, असहमति, असहमति। तो यही सही होगा, इसका उल्टा यही होगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत नहीं है तो आप ध्यान से देखिए। और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या दे रखा है कि चेंज एनीवन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। निम्नलिखित को इनडायरेक्ट नरेशन में आपको चेंज करना है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द जनरल सेट टू हिज सोल्जर्स। जनरल ने अपने सैनिकों से कहा, क्या कहा, मार्च फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, एंड किल द एनिमी, और दुश्मनों को मार डालो। तो मैं इसको हल नहीं करा रहा हूं, इससे बता दे रहा हूं, आप लोग इसको देख लीजिए। तो क्या होगा, अब मार्च फॉरवर्ड ये इम्परेटिव का सेंटेंस है, तो अपने अपने अंसाल में देखिएगा इसको ध्यान से। द जनरल सेड टू हिज सोल्जर्स। अब जनरल जब सोल्जर को कहेगा तो जनरल का सोल्जर पर अधिकार है। इसका मतलब कि ये कमांड कर रहा है। जब किसी का किसी टुकड़ी पर या किसी दल पर अधिकार होता है तो उसको हम कहते हैं कमांड। तो जनरल कमांडेड हिज सोल्जर्स, और टू से इसको जोड़ देना है, कामा टू काम हटाकर टू से जोड़ देना है। अब देखो ये आप लोग लिख लो इसको, मैं इसको सॉल्व नहीं कराऊंगा। अब दूसरा देखो, दूसरा इसमें दिया है पार्ट 2, 5 वाले में पार्ट 2 दिया है, नरेंद्र सेड टू पूजा। नरेंद्र ने पूजा से कहा, आर यू क्वालिफाइड, आर यू क्वालिफाइड, क्या आप क्वालिफाइड हो फॉर द पोस्ट यू अप्लाइड, जो पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है। तो पूछ रही है पूजा, नरेंद्र पूछ रहा है पूजा से, तो इसका मतलब सेट्टू की जगह पे आस्क्ड हो जाएगा। नरेंद्र आस्क्ड पूजा, और जब हेल्पिंग वर्ब वाक्य स्टार्ट होता है तो इफ से जुड़ता है ना, इफ से जोड़ देंगे, कामा टू कामा हटाकर इफ से जोड़ देंगे, इफ लिखो और वाक्य को असर्टिव बनाओ। कैसे बनेगा, यू को चेंज करके,
यू को पूजा के अनुसार चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी। पहले लिखेंगे सी, अब ये प्रेजेंट टेंस में है तो पास्ट टेंस में हो जाएगा। तो सी क्या लिखेंगे, नरेंद्र आस्क्ड पूजा इफ सी वाज क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट। अब यू की जगह फिर हो जाएगा सी अप्लाइड। लिख ले जाएंगे ना। नहीं लिख पाएंगे तो आप वीडियो फिर से पॉज करके बैक करके फिर से सुनिएगा इसको। अब मैं इसको हल नहीं कराऊंगा, लिखाऊंगा नहीं, बता दे रहा हूँ ऐसे। आगे देखो, अब पार्ट बी, पांचवें का बी, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। कंबाइन करना है, जोड़ना है किसी एक को जो डायरेक्टेड ब्रैकेट में जो दिया गया है। पहला है आपका द पेशेंट इज वेरी वीक। द पेशेंट इज वेरी वीक, जो पेशेंट है बहुत कमजोर है। ही कैन नॉट वॉक अपस्टेयर्स, वह सीढ़ी पर नहीं चल सकता। इसको सिंपल सेंटेंस बनाना है। क्या बनाना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है। कैसे बनेगा, इन्फिनिटिव टू से। इसको आपको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। थोड़ा सा वीडियो में रोक रहा हूं। तो आइए देखिए आप लोग आगे। अब पांचवें का ए तो मैं बता दिया हूं वैसे ओरली, लेकिन बी बिना बताए, बिना सैंपल पर बोर्ड पर समझाए आप समझ नहीं पाओगे। वैसे व्हाइट बोर्ड है, सैंपल बोल दिया सॉरी। तो द पेशेंट इज वेरी वीक, सैंपल बोलने का रीजन क्या है, ये व्हाइट बोर्ड तो भी जल्दी ही चला है ना। पहले तो सैंपल पर ही लोग पढ़ते थे, लेकिन आप लोग सैंपल पर शायद ना पढ़े हो, व्हाइट बोर्ड पर ही पढ़े हो। तो अब देखिए यहाँ ध्यान से, यहाँ कह रहा है द पेशेंट इज वेरी वीक, पेशेंट बहुत वीक है, कमजोर है। ही कैन नॉट वॉक अप स्टेयर्स, वह सीढ़ी पर चढ़ नहीं सकता। सिंपल सेंटेंस को बनाना है, आप ध्यान से सुनिएगा। सिंपल सेंटेंस में बहुत से नियम है। पार्टिसिपल है, इन्फिनिटिव टू है, नॉमिनेटिव है, नाउन और फ्रेज इन पोजीशन है, एडजेक्टिव का प्रयोग करके है, कई नियम है ऐसे। तो आप लोग अगर सबको पढ़े हो बढ़िया से बारीकी से तो आप बना सकते हो। अगर नहीं पढ़े हो तो मेरे इस चैनल पर ये वीडियो सब पड़ी हुई है, और वो भी पुराने रिकॉर्डेड फॉर्म में है, या लाइव क्लास में चलाया था पिछले साल, उसको देख लीजिएगा। नहीं है तो आप कमेंट में बताइएगा, उसको मैं फिर से बता दूंगा, रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, देखिए ध्यान से। यहाँ पर कह रहा है द पेशेंट इज वेरी वीक, पेशेंट बहुत कमजोर है। तो जब इसको सिंपल सेंटेंस बनाना होता है, अगर एक सेंटेंस में एडजेक्टिव दिया हो, उसके पहले वेरी या सो का प्रयोग किया गया हो, और नेक्स्ट सेंटेंस में कैन नॉट कुड नॉट का प्रयोग किया गया हो, तो वेरी के स्थान पर टी डबल ओ टू, और कैन नॉट कुड नॉट के स्थान पर टी ओ टू, मतलब इन्फिनिटिव टू की सहायता से हम बना सकते हैं इसको। तो हो जाएगा द पेशेंट इज टू वीक, इसका द पेशेंट इज, इसकी जगह पे हम टी डबल ओ टू और वीक लिख के ये सब्जेक्ट हटा देंगे, इसके स्थान पर हम टी ओ टू लिख देंगे, टू वॉक अप स्टेयर्स, टू वॉक अप स्टेयर्स। ये मैं इन्फिनिटिव वाले नियम में पढ़ाया हूं, वीडियो पर उपलब्ध है, देख लीजिएगा चैनल पर। ये हो गया आपका सिंपल सेंटेंस। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, देखो यहाँ लिखा है कॉम्प्लेक्स, इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है। पहले आप अर्थ निकाल लो। शीला सेड, शीला डिड समथिंग, शीला कुछ की, शीला ने कुछ किया। नो वन न्यू दैट, उसको कोई नहीं जानता। अब ये नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, तीन क्लॉज आपको बताया गया है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए। सबका कंजंक्शन अलग अलग है, तो उस कंजंक्शन को आप जब तक जानोगे नहीं, आप नहीं हल कर सकते हो। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देखिएगा। अब यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज ये है, कोई क्या नहीं जानता, कोई ये नहीं जानता जो शीला ने किया। नाउन क्लॉज का प्रयोग करके हम बनाएंगे, लिखेंगे नो वन न्यू व्हाट, दैट की जगह पे व्हाट, व्हाट शीला डिड। क्या बनेगा, नो वन न्यूज, नो वन न्यू व्हाट, व्हाट से जोड़ेंगे इसको, व्हाट शीला डिड, व्हाट शीला डिड। ये आपका कॉम्प्लेक्स बन गया। आगे देखिएगा, डोंट टेल हिम, उसको मत बताओ द सीक्रेट, रहस्य ऑफ योर फैमिली, अपने परिवार का, अपने परिवार की गुप्त बातों को उसको मत बताइए। पैसिव वॉइस बनाना है। यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट ए भी है, ए भी है,
तो डोंट से स्टार्ट है। अब हम लेट का भी प्रयोग करके बना सकते हैं, और 3 नियम है इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाने के लिए। तो लेट का प्रयोग करके बनाना चाह रहे हैं तो इसे लिखिए लेट, इसके बाद ऑब्जेक्ट तो यही है, द सीक्रेट ऑफ योर फैमिली। लेट द सीक्रेट ऑफ योर फैमिली। यहाँ निगेटिव है तो नॉट लगा दीजिए, नॉट। इसके बाद बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड, टोल्ड बाई, इसको हिम के रूप में लिख सकते हो, बाई हिम। ये आपका पैसिव बन गया, ऐसे पैसिव बनेगा इसका। लेट द सीक्रेट ऑफ योर फैमिली नॉट बी टोल्ड बाई हिम। आगे है नो मैन इज इन द सिटी। नो मैन इन द सिटी, सिटी में कोई भी आदमी नहीं है, इज सो रिच, इतना धनी है जितना कि वो। सुपरलेटिव बनाना है। नो वन से स्टार्ट जब हो तो उसको सर्वोत्तम स्तंभ दिखाने के लिए ये आगे सब्जेक्ट ले आइए, ही इज द रिचेस्ट, इसका सुपरलेटिव हो जाएगा रिचेस्ट, RICHEST, ही इज द रिचेस्ट मैन। रिचेस्ट क्या है, मैन इन द सिटी, मतलब सिटी में उससे रिच कोई नहीं है, अर्थात सबसे रिच वही है, इन द सिटी। ये आपका सुपरलेटिव बन गया। आगे देखो, अभी आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 का सी, 5 का सी क्या करना है, ट्रांसफॉर्म एनीवन, किसी एक का ट्रांसफॉर्म करना है, रूप बदलना है, द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज डायरेक्टेड, जो सामने दिया गया है, लिखा हुआ है, उसी को चेंज करना है। क्या करना है, एक तो मैं बता दिया क्या, पैसिव वॉइस बता दिया, ये सी वाला ये है पैसिव वॉइस, और दूसरा क्या है, सुपरलेटिव डिग्री हो गया। अब क्वेश्चन नंबर डी आपका पूछ रहा है कि क्या कर रहा है, करेक्ट एनीवन, किसी एक को करेक्ट करना है, वो भी नीचे दिया गया सेंटेंस। जैसे आपका है द जेंट्री, जेंट्री होता है प्लूरल फॉर्म, ये लोगों का क्या कहते हैं, जेंट्री जो होते हैं भद्र लोग, मतलब तो इसका प्लूरल फॉर्म ये है, इसलिए इसके साथ वाज ना लग के यहाँ वेयर होना चाहिए। द जेंट्री ऑफ द सिटी वेयर इनवाइटेड इन द फंक्शन, वाज की जगह पे क्या होना चाहिए, वेयर, यहीं पर वेयर होना चाहिए, वेयर। ऐसे यहाँ पर देखो, ही इज द टॉलेस्ट ऑफ द टू। अब देखो, जब ही है और दो लोगों में तुलना किया जा रहा है, तो तुलना दो लोगों में जो होती है तो सुपरलेटिव नहीं बनता है, उसका पॉजिटिव और कंपैरेटिव ही बनता है। तो यहाँ पर टॉलेस्ट की जगह पे टॉलर हो जाएगा, ही इज टॉलर ऑफ द टू, यहाँ पर टॉलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टॉलर, टॉलेस्ट की जगह पे टॉलर हो जाएगा, TALLER, टॉलर। अब देखो क्वेश्चन नंबर ई कह रहा है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, निम्नलिखित पेयर में कोई एक का प्रयोग करना है आपको, क्या करके, इन योर वर्ड्स, अपने ओन सेंटेंस से, अपने शब्दों में इसको प्रयोग करना है। ऐसा वाक्य बनाइए कि मेक द डिफरेंस, अंतर स्पष्ट हो जाए, इन देयर मीनिंग क्लियर, उनका मीनिंग निकाल करके अंतर स्पष्ट करना है। देखो मैं तो यहाँ मीनिंग लिख दिया हूँ, ब्राइडल मीन्स होता है शादी का, ब्राइडल मीन्स होता है लगाम। ऐसा वाक्य बनाइए इसमें ब्राइडल शब्द आ जाए, और ऐसा वाक्य बनाइए इसमें दोनों ब्राइडल आ जाए, या चाहे ये बनाओ, दोनों में से कोई एक करना है आपको, 2 नंबर ही मिलेगा। समझ गए, अर्थ में बता दिया हूँ, आप वाक्य प्रयोग इसका कर लीजिएगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि वीडियो बहुत बड़ी हो जा रही है, पूरा हल नहीं हो पाएगा, ट्रांसलेट नेक्स्ट लेक्चर में बता दूँ, पार्ट 2 में, और कुछ लिटरेचर का पार्ट भी इम्पोर्टेंट जो मुझे लगेगा उसको मैं बता दूंगा। ठीक है, अब सोच रहा हूँ कि आप थोड़ा सा भी वीडियो पर नए हैं, अगर चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, यही कहना मैं भूल गया था। आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, सहयोग कीजिए, आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से पार्ट 2 में ये ग्रामर पोर्शन में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आपसे मैं अलविदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए।